दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज शुरुआत में ही दो तीन महत्वपूर्ण बातों को समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई नियम कायदे बनते हैं, जब भी कोई सुधार लाए जाते हैं, जब भी देश के भीतर में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, उन फैसलों को अमल में लाने के लिए एक पूंजी की व्यवस्था होती है। यह ना तो राजनीति से संभव है और ना ही न्यायिक व्यवस्था से संभव है, क्योंकि आपके यहां एक सिस्टम अगर काम कर रहा है, जिस सिस्टम की पहली और आखिरी जरूरत पैसा और मुनाफा है, तो उसी के इर्द गिर्द सारी पॉलिसी चलेगी। और किसानों को अब यह बात समझनी होगी कि इस देश के भीतर में किसानों की अहमियत कोई नहीं है। और किसान ही नहीं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़ा हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस देश के भीतर में जब बड़े समुदाय को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला लिया जाता है और उसके ताल्लुकात अगर बाजार से होते हैं, तो सरकार लोगों को नहीं देखेगी, समुदाय को नहीं देखेगी, जाति को नहीं देखेगी, वह उस पूंजी को देखेगी कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा आएगा। शायद इसीलिए बातचीत हो रही है, बातचीत होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट कूद चुका है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी अगले हफ्ते से बैठकों का दौर शुरू कर देगी। सरकार के मंत्री किसानों से बातचीत करते आ रहे हैं, वो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन रास्ता निकालने की स्थिति में ना इस देश की न्यायपालिका है और ना ही इस देश के भीतर में कोई राजनीतिक समाधान है इस बात का। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। और सरकार को देश चलाने के लिए, खुद की सरकार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा जिन मदों से चाहिए, जहां से चाहिए, उसके सामने जब अपना कटोरा फैलाएंगे, अपनी हथेलियों को फैलाएंगे, तो जाहिर है वह कुछ नियम कायदे बताएगा और उन नियम कायदों को आपको मानना होगा अगर आपको चाहिए कि आपकी हथेली पे कोई कुछ पैसे रख दे। क्या देश की स्थिति ऐसी आ गई है? यकीन जानिए, देश की परिस्थिति आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द आज समझने की जरूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि आज जब विज्ञान भवन में किसान और मंत्री महोदय आमने सामने बैठे थे तो क्या हो रहा था। तीन बातों का जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर चर्चा यहां नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, दिशा दिखाई है, निर्देश भी दिया है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। मानना नहीं मानना यह दूर की गोटी है। हम सम्मान करते हुए संवाद से कायम बात को करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को पता है कि संवाद बने रहना चाहिए, वह टूटना नहीं चाहिए। और तीसरी स्थिति यह है कि किसी भी हालत में सरकार इन कानूनों से पीछे हो नहीं सकती है। और किसानों का संकट यह है कि वह सुधार की परिस्थितियों को बतलाकर इन तीन कानूनों को मान नहीं सकता है। और इन सब के बीच आज जैसे ही जिक्र किसानों ने कहा कि तीन कानून से इतर एमएसपी को कानून बनाने पर तो चर्चा कर लीजिए, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए और मंत्री महोदय ने बहुत साफ तौर पर कहा, नहीं नहीं, पहले कानून पर सहमति हो जाए कि आप इसमें संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वापस नहीं लेंगे, तब एमएसपी पर। सवाल है कि एमएसपी पर फसल की खरीद सरकार को करनी है, एफसीआई को करनी है, उसके माध्यम से होनी है, और उसके लिए भी पैसा चाहिए जो सरकार के पास नहीं है। सरकार धीरे धीरे एफसीआई को चलाने की परिस्थितियों से भी पल्ला झाड़ना चाहती है। जो बीज और खाद को जो सब्सिडी देती है उससे पल्ला झाड़ना चाहती है, जो बिजली सब्सिडी देती है उससे पल्ला झाड़ना चाहती है। इस देश के भीतर में सिंचाई को लेकर हर बजट में जो बार बार एक पैसे का जिक्र होता है उससे भी पल्ला झाड़ना चाहती है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन देश तो चलाना है। राजनीतिक तौर पर भारत में जिसके पास सत्ता होती है, देश उसी को चलाना है, और उसको जहां से पैसा चाहिए उनके हिसाब से यह तीनों कानून सबसे बेस्ट है। कौन है पैसा देने वाला? और सरकार की मजबूरी क्या, या इस देश की मजबूरी ऐसी आ गई है? यकीन जानिए, अगर यही पॉलिटिकल सिस्टम इस देश में चलता रहा तो और विपन्नता और गरीबी और जर्जरता इस देश के भीतर में आएगी, और लोकतंत्र के नाम पर हम आज बातचीत करते रहेंगे और यही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। जी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने ही हथेली फैलाई जाती है। और आज से नहीं, 1991 जब भारत में पहली बार रिफॉर्म की शुरुआत होती है, मार्केट इकोनॉमी आती है, आर्थिक सुधार होता है, तो पैसा आईएमएफ ही देता है।
तब से लेकर अब तक के सफर पर आपको ले चलें, या इस दौर के भीतर में जो जो सपने इस सरकार ने पाले वो सपने कैसे चकनाचूर हो चले हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था आपसे संभाले नहीं संभल पा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी किसानों से कौन सा संवाद बनाए, क्या कहें सिवाय इसके कि वो तर्क गढ़ सकते हैं। इन 3 कानूनों के बाद किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने चला जाएगा। इन 3 कानूनों के बाद बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। इन 3 कानूनों के बाद एक पारदर्शी स्थिति इस देश में किसान के विकास को लेकर आ जाएगी। क्या क्या कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कैसे कहें कि दरअसल एमएसपी की खरीद के लिए सरकारी खजाने में आने वाले वक्त में पैसा नहीं बचेगा और अभी से सोचना होगा। वो कैसे कहें कि जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संभालने में इस देश के खजाने से हमको बार बार पैसा देना पड़ता है और हमारे पास पैसा लौटकर नहीं आता है। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में जो कुछ भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के आधार पर सोचा गया उसने इस देश के भीतर में नागरिकों की परिस्थितियों को नाजुक किया है। तो हमें लगता है कि आज कुछ बातों को एकदम स्पष्ट रूप से पहले समझ लीजिए क्योंकि सपना कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों का मतलब है सिर्फ 1.5 साल ही तो हुए हैं, 1.5 या 2 साल हुए हैं जब जिक्र किया गया था भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी। जिस वक्त कहा गया था उस समय मानकर चल रहे थे कि हमारी जो जीडीपी की रफ्तार होगी वह 15% से आगे बढ़ेगी और 2024 में हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। और अगर 2024 में नहीं भी हो पाए तो भी हमारी एक ग्रोथ जो है अगर 11% के हिसाब से चलेगी तो हम 2026 में हो जाएंगे। और अगर उससे भी स्लो रहा और 8% के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट रही तो भी हम 2028 तक तो 5 ट्रिलियन हो ही जाएंगे। सच क्या है? सच का जिक्र जो पैसा भारत को कर्ज देता है वही कर दे रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनकी पॉलिसीज में सिर्फ किसी भी देश में आर्थिक सुधार होते हैं और सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारत का जो बुनियादी आर्थिक स्ट्रक्चर है वो ना सिर्फ कमजोर हो गया है बल्कि अब बुनियादी सुधार की जरूरत है, वित्तीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर 3 कानून लाए गए हैं वो बहुत शानदार हैं। इसीलिए कृषि मंत्री तोमर साहब हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, यह दरअसल अपनी बात नहीं कह पाते हैं, यह आईएमएफ का ही जिक्र करते हैं क्योंकि 24 घंटे पहले जब गैरी राइस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जो कि आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि बहुत शानदार है ये बिल, अब तो इस बिल को लागू जब तक सरकार सटीक तरीके से नहीं कराएगी तब तक इन कानूनों का मतलब नहीं और इन सुधारों का मतलब नहीं। यानी किसान बातचीत करने पहुंचा है, कानून वापस ले लीजिए। जिससे कर्ज लेना है और जो पैसा देता है भारत सरकार को वह कह रहा है अब इसे लागू कराइए। जरा समझने की कोशिश कीजिए 19 तारीख को क्या होगा या इस देश के भीतर में कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं। अब की स्थिति यह है कि अगर आप 5 ट्रिलियन की परिस्थिति में आना चाहते हैं और आपकी अगर ग्रोथ जो है, जो कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो जिक्र हो रहा है, आरबीआई कह रहा है -7.7%, माइनस में हमारी ग्रोथ रेट है। हालांकि आईएमएफ कह रहा है आपकी ग्रोथ तो -10% से ज्यादा होने वाली है, यह आईएमएफ का आकलन है। लेकिन अगर 8% के हिसाब से ग्रोथ होती रहेगी तो भी हम 2030 में 5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे। 11% से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी तो हम 2028 में पहुंचेंगे, 15% की रफ्तार से होगी तब 2026 पकड़ेंगे। यानी लगभग 4 से 6 साल तक का हिस्सा और बढ़ गया, स्थिति नाजुक और हो गई। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति इस देश के भीतर में कंज्यूमर्स के जरिए, जरा समझिए, जो खरीदारी के लिए जाता है, जिसको आईएमएफ के डाटा दिखला रहे हैं बहुत साफ तौर पर, भारत के भीतर में जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं वह पहली बार 2011 की परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। 2011 में लगभग 18,10,000 पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे। 2021 में ये इनका आंकड़ा 17 लाख, उससे भी कम का हो गया है। इस बीच में ज्यादा बिके। इसी तरीके से जो दोपहिया होते हैं, जो कि मोटरसाइकिल होती है, गांव खेड़े में आप देखिएगा बहुत जरूरत होती है, उसकी स्थिति 2014 वाली आ गई है। 2014 में लगभग 1 करोड़ 9 लाख दोपहिए बिके थे। इस बार 2021 में 1 करोड़ 7 लाख का आंकड़ा निकल कर आ रहा है 2021 का। 2019 में लगभग 1 करोड़ 65 लाख तक
दोपहिया बिक गए थे, यानी गाड़ियों की खरीद का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। इसी तरीके से थ्री व्हीलर बहुत साफ तौर पर रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थिति जो 2001 में भारत में थी, कल्पना कर रहे हैं 20 साल पहले तिपहिया वाहन जो बिकते थे उनकी संख्या थी लगभग 1,40,000 और 2021 का डाटा बता रहा है 1,30,000। आप अगर 2019 का डाटा देखिएगा तो ये 5,20,000 तिपहिया बिके थे, थ्री व्हीलर्स बिके थे। इसी तरीके से जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसको भी लीजिएगा तो इसकी स्थिति 2011 वाली हो गई है। जब मनमोहन सिंह के काल में सबसे नीचे गया था तब भी था लगभग 4,80,000, जो कि 2021 में उसके भी नीचे आ गया 3,60,000। हम इन आंकड़ों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाड़ियों से ही जोड़िए, बार बार जिक्र हो रहा है, ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से हॉर्न बजाते हुए सीमा पर पहुंच रहे हैं। तो इस देश में कंज्यूमर की हालत क्या है, उपभोक्ता की हालत क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बाकायदा देख रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, अब आपको बुनियादी रिफॉर्म करना होगा। बुनियादी रिफॉर्म का मतलब है कि आने वाले वक्त में इसी पार्लियामेंट से, जब तक नई इमारत नहीं बनी है तब तक इसी संसद भवन में आप कुछ और सुधार देखना चाहेंगे। अब तो बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट भी आने वाला है 1 तारीख को। स्थिति कितनी नाजुक होगी इसका अंदाजा इससे भी लगा लीजिए कि पहली बार दुनिया में तमाम देशों का जो औसत है बैंकों के भीतर एनपीए का, भारत उस औसत के दुगने में आकर खड़ा है। हम सिर्फ यहां पर सरकारी बैंकों का जिक्र करेंगे क्योंकि भारत में फॉरेन बैंक्स बहुत कम है, प्राइवेट बैंक्स भी बहुत कम है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बैंक की ही तादाद ज़्यादा है, जिसमें एसबीआई भी है, पीएनबी भी है, बड़ौदा बैंक भी है। सारे बैंक जो आ जाते हैं, लगभग 21 बैंक जो हैं वो सभी बैंक आते हैं। मर्जर कर दिया गया, उसको कम की परिस्थिति में लाया जा रहा है। लेकिन इस सितंबर में जो बीता हुआ सितंबर है उसमें 9.7% जो एनपीए था वह अगले सितंबर में जो माना जा रहा है कि बुरी स्थिति जो होगी वह 17.6% तक ले जाएगी। यह स्थिति है। उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है? सरकारी दखल। सिस्टम से देश को नहीं चलाना है बल्कि राजनीतिक सुविधाओं से देश को चलाना है। और यह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब आपके बैंक को खोखला कर दे, जब आपकी अपनी परिस्थिति में कंज्यूमर को पूरी तरीके से खत्म कर दे, जिसके पास पैसा ना है, रोजगार खत्म हो जाए, तो क्या होगा? पैसा देने वाला भी इसे समझ रहा है। आप कहेंगे कितना पैसा किसने दे दिया है? तो हमें लगता है कि 24 घंटे पहले जब गैरी राइस इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया है और कर्ज की रफ्तार बीते 20 बरस में तो कमाल की हुई है, उसमें इस 6 बरस ने भी कुछ, और ख़ास तौर से 10 बरस लीजिए, 2010 से लेकर 2020 तक की स्थिति कर्ज में डूबते हुए भारत की एक अनोखी कहानी है। ऐसी कहानी है कि 91 से लेकर जो 2010 तक नहीं हुआ उसको 2010 से 2020 के भीतर में कर दिया गया। 2010 में जिस समय कांग्रेस मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, वह भी कर्ज में डूबती चली जा रही थी। कर्ज भी 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आने वाली सरकार को भी पैसा देना पड़ता है और शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत पैसा चुकाना पड़ता है। उस पैसे को चुकाने की स्थिति में भी सरकार का खजाना खाली है और वह कृषि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के तहत एमएसपी से कैसे खरीद सकती है फसल। इसीलिए उसके हाथ पांव फूले हुए हैं कि वह इन सुधारों को लागू करे, क्योंकि आईएमएफ का कहना है सफल तभी होंगे जब आप लागू करेंगे। लाने भर से काम नहीं चलेगा। तो सरकार तो लागू कराने की दिशा में बढ़ रही है और यहां पर खेल हो रहा है कि वापस ले लीजिए। हंसी ठाके की बात है, लेकिन हमें लगता है कि अब जरा समझने की कोशिश की जाए कि भारत लगातार जब कर्ज ले रहा है और अब आईएमएफ कह रहा है कि आपको अब बुनियादी सुधार करने की जरूरत है और बहुत साफ तौर पर कर रहा है कि आपके यहां का आर्थिक वातावरण अब मजबूत नहीं रहा, यह बहुत कमजोर हो गया है। और जब आप बजट भी लेकर आएंगे तो उस बजट में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिक्र कीजिएगा, यानी रिफॉर्म की दिशा को और ले जाइए, वह रिफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियों के जरिए डेवलप स्टेट को लाभ पहुंचा सके। यानी भारत के भीतर वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका हो, सबको इस दौर में घाटा होना ही है। और थोक की स्थिति भारत में इस महीने में, दिसंबर के महीने में 1.2% थोक है जो, और लेकिन दूसरी तरफ
आप देखिए इन्फ्लेशन अगर थोक में 1.2% है तो रिटेल सेक्टर में यह लगभग 10% तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा गैप दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस बीच के बिचौलियों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? सरकार थोक में माल खरीदने के लिए पैसे वालों के लिए एक रास्ता बनाती है, वो माल थोक में खरीदते हैं, 1.2% है इन्फ्लेशन वहां पर, और जो बेचने जाते हैं बाजार में कंज्यूमर को, और जो मिडिल क्लास सोसाइटी जो आजकल खुश है और अभी कि हमें तो बहुत सुविधा मिल रही है और हम तो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और हम तो बड़े खुश हैं, उसकी स्थिति में 9% की कीमत का अंतर आ जाता है। ये 9% ना किसान को मिलता है, ना बुनियादी तौर पे जमीन पे काम करने वाले किसी शख्स को मिलता है, यह बिचौलियों को ही मिलता है। यही है खेल व्यापार का, और इस व्यापार के साथ सरकार खड़ी रही क्योंकि उसका वोट बैंक ही वही था। लेकिन पहली बार अर्थव्यवस्था डगमगाई है तो उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। हमें लगता है, आज समझिए जरा क्यों आईएमएफ की पॉलिसी और आईएमएफ की नीतियों के तहत भारत सरकार चलने को मजबूर हो गई है। 2020 मार्च तक भारत के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है वो 558.5 बिलियन डॉलर का है, 558.5 बिलियन डॉलर। इसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये होता है 40 लाख करोड़। यह भारत के ऊपर कर्ज है। आपके जहन में तुरंत सवाल आएगा, अच्छा इससे पहले कितना था? इससे पहले कितना था? 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस समय 409.4 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 29 लाख करोड़ का कर्ज उस समय था। आज यह बढ़कर 40 लाख करोड़ गया। एक्यूरेट चाहिए तो मनमोहन सिंह जब गद्दी छोड़ रहे थे तब भारत पे कर्ज था 29.90 लाख करोड़, और आज कर्ज है मार्च तक का, भी इस साल का जिक्र नहीं हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, तो मार्च 2020 तक का जिक्र कर रहे हैं। उस समय है 40,80,000 करोड़। जी, लगभग 11 लाख करोड़ इस 6 बरस के भीतर में मोदी सरकार ने लोन लिया है। उससे पहले ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने सिर्फ लोन लिया, मनमोहन सिंह ने भी लोन लिया था, और मनमोहन सिंह ने भी 2010 से 14 के बीच में लगभग 10 लाख करोड़ का लोन लिया था। इसीलिए हम कह रहे थे कि 2010 से लेकर 2020 तक की स्थिति को जब आप देखिएगा तो लगभग 21 लाख करोड़ का लोन इसी 10 बरस में लिया गया है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज मनमोहन सिंह की थी, उसी इकोनॉमिक पॉलिसी को नरेंद्र मोदी ने भी अपनाया है। हमें क्या अब उस स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है जो 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ शुरू हुआ था? क्योंकि 91 में अगर आप चले जाइएगा तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपया आईएमएफ ने लोन दिया था, और जिस पीरियड के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए, जो पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधार का पीरियड था वो 91 से लेकर 96 तक था। 83.8 बिलियन से 93.7 बिलियन, यानी लगभग 1,32,000 करोड़ के लगभग की परिस्थिति उस दौर में आई थी जब सरकार ने लोन लिया था। उस पीवी नरसिम्हा राव के दौर में अगर चले जाइएगा, लेकिन सिर्फ अगर उस 5 साल का जिक्र कीजिएगा तो 72,000 करोड़ का लोन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लिया था। सवाल यह है, लोन लगातार बढ़ते चला जा रहा है, और लोन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमें पैसा चाहिए और हम कुछ कमाल कर रहे हैं। अब पैसा इसलिए चाहिए कि इस देश को चलाना है। तो जब देश को चलाना होगा तो देश को चलाने के लिए जो पॉलिसी होगी वह पॉलिसी भी वही बतलाएगा वो लोन क्यों देगा। इसलिए लोन कोई नहीं देता है कि लोन आप उसके बाद इंटरेस्ट के साथ वापस कर दे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन इसलिए नहीं होते हैं, वह आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिसके जरिए उनकी जो वर्ल्ड मार्केट में जो पूरी इकोनॉमी है उसमें आपके हिस्सेदारी हो और आपके यहां का कंज्यूमर उस पर मोहताज हो जाए। यानी भारत एक लिहाज से राजनीतिक सत्ता चलाती रहे, लेकिन आर्थिक गुलामी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इस आर्थिक गुलामी का ही वो चेहरा है कि उसको अलग अलग फेज में जब बांटते चले जाइएगा तो उसके सबसे नजदीक वो कॉरपोरेट होता है जिसका दखल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो। अंबानीज और अडानीज जो हैं या टाटाज जो हैं, इनका दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री, अलग अलग जगहों पर प्रोडक्ट है। तो भारत के जो कॉरपोरेट हैं उनकी जरूरत भारत की पॉलिसी से ज्यादा आईएमएफ की पॉलिसी मैटर करती है। टाटा लगभग 30 देशों में काम करता है, अंबानीज के प्रोडक्ट लगभग 12 देशों में, अडानी के प्रोडक्ट इस दौर में तो ऑस्ट्रेलिया में खनन तक में वो चले गए, वह भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे हमको चलाने की परिस्थिति में वह लोग आ गए
जिसको हमने चुना नहीं है, जिसको हमने वोट नहीं दिया है, और जिसे वोट दिया है और जिनको चुना है कि आप इस देश के अनुकूल चीजों को रखिए, उनकी स्थिति यह हो गई कि वो चलाना नहीं जानते थे, या वो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर उनको अपनी सुविधाओं को भोगना था, या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए था, या फिर इस देश के भीतर में और ज्यादा एक्सप्लॉइट खनिज संसाधनों का कैसे हो, खेतीहर जमीन का कैसे हो, फसल का कैसे हो, फैक्ट्रीज का कैसे हो, यहां पर जो बिजली पानी जो भी जमीन के नीचे उन सब का उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे ले जाकर बेचा जा सके, इसकी व्यवस्था बेल्लारी में भी थी, इसकी व्यवस्था बस्तर में भी हुई, इसकी व्यवस्था पलामू के इलाके में भी हुई, यानी झारखंड के इलाके में भी। माइनिंग इसी बात का प्रतीक है, और इसीलिए माइनिंग को केंद्र सरकार अपने पास रखती है। इसीलिए एग्रीकल्चर को स्टेट के हिस्से में दिया गया था कि केंद्र सरकार कब अगर ऐसी दुविधा आ जाए इस देश के भीतर में, तो ऐसा ना हो कि वह सब कुछ बेच दे, और वो सब कुछ ना बेच पा रही है तो उसने कानून बनाना शुरू कर दिया, और कानून बनाते बनाते जो स्टेट का मैटर था उसको सेंटर ने अपने हाथ में कानून बनाकर राष्ट्रपति से मोहर लगवा ली, और राष्ट्रपति ने भी बिना नानुकुर किए मोहर लगा दी, उसमें भी हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है अब आपका ही कानून चलेगा। और विधानसभाओं ने जब एक एक कर पारित करना शुरू किया कि हम सेंटर का कानून नहीं मानते हैं, राष्ट्रपति जी आप हमारे कानून को मान्यता भी दीजिए, बोले नहीं नहीं हम तो आपको साइन नहीं करेंगे आपके पन्ने पर, और हमको मानते भी नहीं, और राज्यपालों ने भी इनकार कर दिया। राज्यपाल भी पॉलिटिकल है, उनकी नियुक्तियां भी पॉलिटिकल है, तो क्या राष्ट्रपति भी पॉलिटिकल है? राष्ट्रपति की नियुक्ति भी क्या पॉलिटिकल है? कोई छुपी हुई चीज है नहीं इस देश के भीतर में, सारी चीजें बहुत साफ गोई के साथ क्लियर हैं। तो क्या जो बातचीत होती है उस बातचीत का वाकई कोई अर्थ नहीं है जब एक ऐसी परिस्थिति में आकर देश अटक चुका है? हम इन बातों का जिक्र आज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालने की स्थिति में अगर सरकार नहीं कोई और है, और वह जो कोई और है वह जिन बातों का जिक्र कर रहा है, वह रास्ता बनाया है उसने कि चुनी हुई सरकार आपने चुनी है और आपने की चुनी हुई सरकार के जरिए वो रास्ता बना रहा है, तो इस देश में किसानों को भी सोचना होगा कि क्या वाकई 2024 तक इंतजार किया जाए, यानी 4 साल चीजों और एक्सप्लॉइट होंगी, इकोनॉमी और बंटाधार होने वाली है, जीडीपी ग्रोथ और खत्म होने वाली है, और पैसे से पैसा बनाने की फिलॉसफी जो आईएमएफ दे रही है उसमें तो वह जीडीपी आपकी 5 के 10 ट्रिलियन तक पहुंचा देगी अगर पूरे देश को उसके हवाले कर दीजिए तो, लेकिन वह फिर इस देश के नागरिकों की स्थितियों को नहीं देखेगी। आज किसान बैठा हुआ है सीमा पर, कल पूरा देश बैठा होगा दिल्ली को घेरे हुए कि क्या करें कैसे करें, और इस देश के भीतर में अपने तरीके से लुटियंस की दिल्ली में नेता मंत्रीगण मजे भी ले रहे होंगे, क्योंकि इमारतों में लोकतंत्र बसता है तो कहीं संसद में बसता है, कहीं बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बसता है। यह इस देश का एक अनूठा सच हो गया है। तो किया क्या जाए, और इस बातचीत का अंत कहां पर होगा? बातचीत का अंत तो नहीं होगा, यह पहले स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी स्थिति है, क्या इस किसान आंदोलन को सरकार खत्म करने के लिए उनको थका रही है? हमें लगता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किसान इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियों के साथ जीता है, और संयोग से सरकार की जब अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है और सरकार ने इस देश की इकोनॉमी का बंटाधार किया है, तो इस देश में कमोवेश हर शख्स जो है अपने तौर पर हैरान परेशान होकर ताक रहा है, देख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके भीतर की जीवटता क्या इस देश की राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है। हम आज इस बात का जिक्र आपसे इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि जो भी निर्दोष को पीड़ा दे उसे नष्ट कर देना चाहिए। चाणक्य ने एक जगह जिक्र इसका किया कि जब उनको एक जगह कंटक पांव में चुभ जाता है और वो वहां पर मट्ठा डाल देते हैं, तो चंद्रगुप्त उनसे सवाल करता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ये कंटक ने मुझे दुख पहुंचाया, तो दुख तो बहुत लोग आपको पहुंचाते हैं, बोले जो भी दुख पहुंचाएगा उसे नष्ट कर देना होगा। ये चाणक्य उसको समझाते हुए चंद्रगुप्त से कहते हैं। दूसरी बड़ी बात ये, उसको जब आप पढ़ेंगे और भारतीय संघर्ष की गाथा, आज़ादी के संघर्ष से पहले की परिस्थितियों में चले जाएंगे, जब यहाँ पर अलग अलग राजवंश थे और सारी चीज़ें थी, तो यह भी ध्यान देना होगा कि प्रलय और निर्माण की दोनों परिस्थितियां जो होती है उस देश की जनता के हाथ में होती है, सत्ता के हाथ में नहीं होती है। और जनता के भीतर ही शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वकील होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, हर कोई होता है, और वह अपनी स्थितियों को इसलिए जीता है क्योंकि उसका काम है वो धर्म का। शिक्षक का काम शिक्षा देना है,
लेकिन अगर वह भी पॉलिटिशियन हो जाएगा तो क्या होगा? जर्नलिस्ट का काम डेमोक्रेसी के तमाम पायों को निगरानी करते हुए बताना है, लेकिन वह भी अगर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएगा तो क्या होगा? जुडिशरी में न्यायपालिका और जजेस न्याय देते हैं, चाहे आंखों पे पट्टी बंदी हो, लेकिन वो न्याय की दृष्टि, लेकिन वह भी अगर पहले से राजनीति से प्रभावित होंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि किसी भी देश को नष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन उसका निर्माण कभी राजनीति नहीं करती है। उसका निर्माण वहाँ के लोग और उस लोगों के भीतर में जो अपने अपने धर्म का पालन, ये धर्म का पालन अयोध्या में राम मंदिर नहीं है, ये धर्म का पालन अपने प्रोफेशन से जुड़कर करना है, और इसका पालन करने की परिस्थितियों में ही निर्माण भी होता है और निर्माण भी मिलता है। हम आज इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आईएमएफ की जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, उसमें जब आप इस देश में खास तौर से भारत जैसे विकासशील देशों के जिक्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, भारत डेवलपिंग स्टेट नहीं है, भारत पुअर स्टेट है। एक पुअर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर जिसको सेवा के तौर पर नियुक्ति होती है, वेतन मिलता है और वो सेवा करने के लिए होता है, अगर वह अपने तरीके से इस देश के तमाम संसाधनों का उपयोग और उपभोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करने लगे और इमारतों के भीतर से लोकतंत्र को जिंदा रखने का सवाल इस देश में होने लगे, तो फिर तो बात थोड़ी सी अलग होगी। और सवाल सिर्फ इसलिए किसान 3 बिल का नहीं होगा। और यहीं पर हमको लगता है हमको विराम अपनी बात को भी देना चाहिए और आपको यहीं से अब नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या इस देश का किसान, जब इस देश की सरकार किसानों को यह कहकर बिल ले आती है कि यह तुम्हारे हित में है और किसान कहता है यह हमारे हित में नहीं है, तो क्या ऐसा वक्त नहीं आ गया है कि इस देश का किसान अब इस देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, पढ़े लिखे लोगों को अपने तरीके से जोड़े और खुद भी मशक्कत करे और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अब इसका पूरा का पूरा व्हाइट पेपर वही तैयार करे और सौंप दे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को, और बोले अब देश में यही चीज इंप्लीमेंट होगी क्योंकि हम चाहते हैं ये और यही सही है। क्योंकि लोकतंत्र बिना नागरिकों के नहीं होता है, पैसे से लोकतंत्र नहीं चलता है, पैसे से देश का संविधान नहीं चलता है, पैसे से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलती है, पैसे से एजुकेशन नहीं चलती है। हाँ, पैसे से सत्ता आपको मिल जाती है, उसके लिए उस सत्ता को पाने के बाद पैसे में सबको कन्वर्ट करके हर की बोली आप लगा सकते हैं। इस स्थिति में किसानों को अब नए सिरे से सोचना शुरू जरूर करना होगा, क्योंकि इस 3 बिल को लेकर जब ऊपर बैठे आका इनसे कह रहे हैं बहुत शानदार लागू कराइए, तो फिर आप उन कानून को वापस लेने का सवाल कैसे उठा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।